आपके घर में कोई एक चीज़ तो ज़रूर होगी जिस पर लिखा होगा मेड इन चाइना। शायद आपके मोबाइल का चार्जर या रिमोट कंट्रोल या फिर वो एलईडी बल्ब जो अभी जल रहा है। अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, चीन तो है ही हर जगह। लेकिन असली सवाल यही है, चीन हर जगह है कैसे? क्या वाकई सब कुछ उसकी मेहनती आबादी की वजह से है, या फिर कोई ऐसा गेम जिसकी शुरुआत सदियों पहले कर दी गई थी और हम सब तब से उसमें फंसे हुए हैं। साल 1978 में चीन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो उस वक्त के लिए पूरी तरह उल्टा था। एक कम्युनिस्ट देश होते हुए भी उसने कैपिटलिज्म को गले लगाया, लेकिन एक शर्त के साथ। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें चीन ने दुनिया को अपना कस्टमर बना लिया और खुद बन गया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए बात बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि चीन दुनिया की फैक्ट्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सब कुछ बनता है। असल में दुनिया का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट चीन से आता है, लगभग 28% से ज़्यादा। यानी हर वो तीसरी चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं चीन की फैक्ट्री से निकल कर आई है। अब सवाल ये नहीं चीन इतना बना कैसे रहा, सवाल ये है शुरुआत कहाँ से हुई। साल 1978 में इस पूरी स्कीम की नींव रखी गई। अब आप सोच रहे होंगे 1978 को क्या खास है। इससे पहले कि चीन एक कम्युनिस्ट देश था, पूरा सिस्टम सरकारी नियंत्रण में और अर्थव्यवस्था लगभग ठप। तभी आए डेंग जियोपिंग, ना भाषण देने वाले नेता ना तानाशाह, बस एक प्रैक्टिकल दिमाग। उन्होंने कहा बिल्ली काली हो या सफ़ेद इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस चूहे पकड़नी चाहिए। यानी आइडियोलॉजी छोड़ो, काम की बात करो। और यहीं से उन्होंने शुरू की एक नई नीति, ओपन डोर पॉलिसी। अब जरा सोचिए, एक कम्युनिस्ट देश जो कैपिटलिज्म मॉडल से नफरत करता था वो अचानक से फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाने लगे। इसका कारण था बिल्कुल आसानी, आर्थिक संकट। लोगों के पास खाना नहीं था, जॉब्स नहीं थी और सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुकी थी। तब डेंग जियोपिंग ने एक जुमला कहा, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। नाम समाजवाद का लेकिन काम बाजार का। सरकार अब ऑफिशियली कहने लगी अगर मुनाफा देना है तो कैपिटलिज्म को वेलकम है, लेकिन हमारे नियमों पर। अब इस सोच को एक आसान उदाहरण में समझो। सोचो चीन एक बड़ा मॉल है, मॉल का मालिक है सरकार, लेकिन मॉल कहता है नाइक हो, एप्पल हो या कोई भी यहाँ आकर दुकान खोल सकता है, मुनाफा कमाओ, सामान बेचो, लेकिन किराया, समय और नियम हमारे हिसाब से चलेंगे। और अगर तुम्हारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी है तो मॉल कहेगा ठीक है दुकान खोलो, लेकिन हमें भी सिखाओ ये चलता कैसा है। यानी काम तुम्हारा, फायदा भी तुम्हारा, लेकिन कंट्रोल पूरा सरकार के पास। और इसी को नाम दिया गया सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगला कदम था एक्सपेरिमेंट करना, वो भी एक सीमित जगह पर। अब शुरू होता है असली गेम, जिसे खेला गया शेंजन नाम के एक छोटे से गांव में। आप आज शेंजन को एक टेक हब के रूप में जानते होंगे, लेकिन साल 1979 में शेंजन में सिर्फ एक मछुआरों की बस्ती थी, चारों ओर कीचड़ और कुछ झोपड़ियाँ। डेंग ने उसे दिखाकर कहा था यहीं से बनेगा नया चीन, और यहीं बनाई गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। मतलब यहाँ का कानून, टैक्स और लेबर पॉलिसी बाकी चीन से अलग था। फॉरेन कंपनीज को फुल छूट, सस्ते मजदूर, जमीनें सस्ती। पर असली चाल ये नहीं थी। असल में फॉरेन कंपनीज को कहा गया टेक्नोलॉजी चाहिए तो यहाँ फैक्ट्री लगाओ, लेकिन बदले में नॉलेज शेयर करना होगा, और वो भी लीगल तरीके से। मतलब चीन सीख भी रहा था और पैसा भी कमा रहा था। अब सोचिए ये सब करवा कौन रहा था। डेंग जियोपिंग तो बिल्कुल चुपचाप थे, लेकिन इस पूरे प्लान को एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी ने। और सीसीपी ने सिर्फ नीतियां नहीं बनाई, उन्होंने पूरा सिस्टम डिजाइन किया। हर सेक्टर में सरकार खुद घुसी, टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, और सबसे खास जो फॉरेन कंपनीज आई उनके लोकल पार्टनरशिप को एक शर्त पर अप्रूव किया गया, टेक ट्रांसफर मस्ट। मतलब एप्पल तुम्हारी टेक्नोलॉजी हमारी फैक्ट्री। और आज उसी सीख से हुआई, स्वामी, बीवाईडी जैसी कंपनियां ग्लोबल प्लेयर्स बन गई। आखिरी सवाल ये बचता है, इतना सस्ता सामान, इतना तेज आउटपुट मुमकिन कैसे हुआ। ये कोई जादू नहीं था, ये थी एक सोच समझकर बनाई गई टूल किट, जिसमें हर औजार केयरफुली चुना गया था। हर चीज का मकसद था कम लागत में ज्यादा प्रोडक्शन। आइए अब इसे एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, लो वेक्स, सस्ती मजदूरी। चीन ने शुरुआत में मजदूरी इतनी कम रखी कि मजदूरों को दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन कंपनियों की लागत बहुत कम रहती थी। सोचिए एक प्रोडक्ट बनाने में अगर इंडिया में 100 रुपए मजदूरी लगती थी तो चीन में वही 29 से 40 रुपए में हो जाता था। इसी से वो सस्ते प्रोडक्ट बनाते गए और दुनिया में बेचते गए। नंबर 2, मैसिव लेबर फोर्स। चीन की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी है। इसका फायदा यह हुआ कि हर सेक्टर को मजदूर मिल गए, वो भी भारी संख्या में। हर काम के लिए इंसान था। नंबर 3, गवर्नमेंट सब्सिडीज। चीन सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को जमकर सपोर्ट किया। उन्हें सस्ती जमीन, बिजली पर छूट, टेक्नोलॉजी लाने में मदद और एक्सपोर्ट करने में भी मदद की। नंबर 4, करेंसी मैनिपुलेशन। चीन ने अपनी मुद्रा युआन को जानबूझकर कमजोर रखा। इससे चीन का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ गया। इनका पूरा फोकस था इंडिया या अमेरिका को बेचना, ना कि चाइना को। 24/7 प्रोडक्शन, फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती थी। यह चीन का सबसे खतरनाक गेम था। यहाँ फैक्ट्री दिन रात चलती थी, एक शिफ्ट खत्म होती थी दूसरी शुरू हो जाती थी। संडे भी छुट्टी नहीं, काम, पैसा, ग्रोथ, यही था यहाँ का फार्मूला। इसी वजह से मशीनें कभी खाली नहीं रही, स्टॉक कभी रुका नहीं और प्रोडक्शन का ग्राफ ऊपर ही गया। यही थी चीन की टूल किट, जिसने उसे बना दिया की ऑफ द वर्ल्ड। और आज उसका रिजल्ट सबके सामने है। एक ऐसा देश जिसकी नब्ज पूरी दुनिया की चेन सप्लाई से जुड़ी हुई है। अब जरा सोचिए, क्या कोई और देश ऐसा
ऐसा कर सकता है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।